नमस्कार, सिटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं निधि जोशी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। घर में घुसकर बदमाशों ने मारपीट कर की लूटपाट। राजधानी के वैशाली नगर इलाके में सुबह 4 बजे हुई घटना। पंचायती राज में चुनाव प्रक्रिया में सुधार को लेकर हुई राज्य स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन। प्रदेश भर से जनप्रतिनिधियों ने शिरकत की। और उद्योग मैदान में विभिन्न संगठनों ने दिया धरना, अपनी मांगों को लेकर की नारेबाजी। और अब खबरें विस्तार से। जयपुर के वैशाली नगर थाना क्षेत्र में आज तड़के करीब 3:45 बजे रेलवे के रिटायर अधिकारी के घर में घुसकर बदमाशों ने परिवारजनों पर जानलेवा हमला करके लाखों के जेवरात व नकदी लूट लिए। लुटेरे रसोई की ग्रिल तोड़कर घर में घुसे और घर के मालिक व रिटायर्ड सीनियर सेक्शन अधिकारी हीराचंद टाक के कमरे में घुसकर उन पर हमला कर दिया। बाद में उनके दोनों हाथ व पांव रस्सियों से बांध दिए और उनके पुत्रवधू के बेडरूम में घुस गए। वहां उन्होंने दंपति पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद महिला के गले से मंगलसूत्र, 10,000 रुपए नकदी व अलमारी में रखे सोने के जेवरात लूट लिए। 2 बच्चों के चिल्लाने पर उन्हें थप्पड़ों से मारा। इस हमले में विक्रम टाक के सिर में गंभीर चोट आई है, साथ ही उसके पेट में भी चाकू से कई वार किए गए। हमले में उसकी पत्नी प्रिया भी घायल हो गई, जबकि हीराचंद टाक का एक पांव टूट गया और शरीर के अन्य हिस्सों पर भी चाकू से चोटों के निशान हैं। पिता पुत्र को सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमलावर लुटेरों की संख्या 4-5 बताई जा रही है। हीराचंद ने बताया कि दिसंबर में उसकी बेटी का विवाह है, इसी की तैयारियां की जा रही थी। 11 सितंबर से घर में रंगाई पुताई के कार्य के लिए मजदूर लगे हुए थे। विक्रम को आशंका है कि हमलावर बदमाशों में एक मजदूर शामिल है। उन्होंने बताया कि लुटेरे सभी 6 मोबाइल, सभी वाहनों की चाबियां भी साथ ले गए। बदमाशों ने करीब 1 घंटे तक लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। बदमाशों के चले जाने के बाद प्रिया ने शोर मचाया तो पड़ोसी युवक ने आकर बंधक बनाए हीराचंद व गंभीर घायल विक्रम को संभाला और पुलिस को जानकारी दी। घटना का पता चलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर बदमाशों की तलाश के लिए कार्रवाई शुरू की। मतलब 4:45 बजे से 4-5 लोग आए और ये रसोई की खिड़की से खोल के ग्रिल को खोल के अंदर घुसे और मेरे जो हीराचंद जी टांग मेरे साधु भाई हैं, पहले उनको पकड़ा और उनके हाथ पैर बांध के मुंह पर कपड़ा पर ठूस दिया और ढक दिया। तो इनके तो टांग तोड़ दी एक तो, और एक हाथ में चाकू मार दिया। तो उनको पूछा भाई हम चोर हैं, निकालो जितना पैसा क्या हाथ में खा दो। बोले मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। फिर ये ऊपर बेटे के कमरे में चले गए और बेटे के जाते पलकने छिपाने से तो सर फाड़ा उनका और फिर चाकू से 9-10 घाव शरीर पर दिए इन्होंने, सीने में, पीठ पे ये उसको पटक दिया। उसकी जो भी अंगूठी थी, 6 मोबाइल लगे, मंगलसूत्र, घड़ी वड़ी, अंगूठे और जो भी अलमारी में कैश वैश था सब लगे वो। और 1 घंटे वारदात चली पूरी लगातार। फिर उसके बाद वो चले गए तो वो बहू चिल्लाई, बहू को भी मारा। तो पड़ोस में एक वर्मा जी का मकान है, उनका लड़का बच्चा है। फिर बहू ने अपने ससुर जी के हाथ पैर खोले, फिर पुलिस को इतला दी। फिर उसके मामा जी आए, फिर हम उनको लेकर हॉस्पिटल आ गए, सब लेकर। 3:30 बजे पेशाब उठा, तब तक कोई हलचल नहीं थी और 3:45 के लगभग 4-5 आदमी मेरे मुंह पे आ गए। कौन है बोले मार देंगे, हम चोर हैं, और मुंह में कपड़ा डाल दिया, सिर ढक दिया, हाथ पैर बांध दिया, हाथ पीछे बांध दिए, पैर पीछे बांध दिए। होता था 5 साल का, उसको ले गए एक तरफ, बोले इसका कुछ नहीं करना है। और फिर खटपट आवाज़ आती रही। मेरे को तो कुछ मालूम नहीं, मैंने कुछ एक बार कोशिश करी तो फिर यहाँ मार दिया, चक्कू से घायल कर दिया। 4-5 टाँके यहाँ आए, एक टाँका वहाँ आया, वहाँ फ्रैक्चर हो गया। कितने लोग थे? 4 या 5। क्या हाथ में क्या था? एक तो चक्कू था, इतना बड़ा मुर्गी काटने वाला, और बाकी तो कुछ नहीं था। मेरे को नजर नहीं आया, मतलब मेरे को तो एकदम से ढक दिया ना। और फिर उनको मेरे कमरे में तो कुछ मिला नहीं, तो अलमारी खुली नहीं, चाबी थी नहीं। तो मेरे को कहा पैसे कहाँ, मेरे पैसे है ही नहीं मेरे पास, मैं तो रिटायर आदमी हूँ। तो फिर पता नहीं उससे पहले या उससे बाद में ऊपर गए तो बेटे को बहुत मारा, उसके सिर में टाँके आए। हिंदी बोल रहे थे, लेकिन हल्का सा मेरे को ऐसा लगा कि यूपी तो हो सकते हैं। हमारे घायल कर दिया, बहू से मंगलसूत्र, चेन छीन लिया, अंगूठी छीन ली। 6 मोबाइल थे हमारे, तो 6 मोबाइल ले गए। जो हमारे पास प्राइमा फेसी
बात आई है उसमें ये है कि 4-5 लोग हो सकते हैं जो लोग यहाँ ग्रिल तोड़ के, रसोई घर की ग्रिल तोड़ के अंदर घुसे थे और जिनके पास कुछ चाकू और लोहे के कुछ हथियार थे, 1-2, जिनसे उन्होंने, घर में ये लोग 3 सदस्य थे, 2 बच्चे थे, उनके साथ मारपीट की है। बच्चों के साथ नहीं, जो बड़े तीनों थे उनके साथ मारपीट की है और घर में जो नकदी और कुछ सोने के जेवरात थे वो ले गए हैं। 3 लोग हैं जो खुद हैं, टाक फैमिली है बेसिकली है, उनके जो मेन हैं वो हैं विक्रम हैं और उनकी वाइफ है प्रिया, वो अभी हॉस्पिटल में हैं। अभी उनसे बहुत ज़्यादा डिटेल पूछताछ, क्योंकि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि उनको मेडिकल एड हम लोग दिलाएं, तो उनको हॉस्पिटलाइज कराएं, तो उनसे डिटेल बात नहीं हो पाई है। जैसे ही उनके अभी वो आएंगी और उनसे बातचीत होगी तो पता पाएंगे कुछ। राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों से आई जनप्रतिनिधियों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों ने द हंगर प्रोजेक्ट की राज्य स्तरीय संगोष्ठी में पंचायती राज में चुनाव प्रक्रिया में सुधार करने एवं बाध्यकारी नीतियों को पंचायती राज से हटाने से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श किया। पंचायत चुनाव सुधार के संबंध में राज्य सरकार एवं राज्य चुनाव आयोग से यह मांग की गई कि वार्ड पंच सरपंचों को चुनाव चिन्हों का आवंटन कम से कम 1 सप्ताह पूर्व किया जाए। हिंसा को रोकने के लिए पंचायत स्तर पर होने वाले वोटों की गिनती का कार्य 2 से 4 दिवस पश्चात ब्लॉक स्तर पर किया जाए। चुनाव के दौरान होने वाली महिला हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए महिला सुरक्षा केंद्र, महिला थानों को संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया जाए। मतदान केंद्र ग्रामवार बनाए जाए। वार्ड पंच और सरपंचों की आरक्षण एवं उम्मीदवारी की योग्यताओं से संबंधित जानकारी कम से कम 3 माह पूर्व दी जाए। चुनाव के दौरान सुलभ जानकारी हेतु ब्लॉक स्तर पर हेल्पलाइन बनाई जाए। वार्ड पंच एवं सरपंचों के नामांकन, नाम वापस लेना एवं फार्म के निरस्तीकरण की सूचना ऑनलाइन की जाए। नामांकन पत्र में एकल महिला, विशेष योग्यजन, ट्रांसजेंडर की जानकारी का कॉलम बनाया जाए। चुनाव के 10 दिन पूर्व शराब वितरण पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए तथा पंचायती राज के चारों चुनाव पंचायत स्तर पर एक ही दिन किए जाएं। इस तरह के कई मुद्दों पर राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सत्य प्रकाश बसवाला के साथ वार्ता करते हुए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। रंजना वैष्णव मेरा नाम है। मैं कार्यक्रम अधिकारी के रूप में द हंगर प्रोजेक्ट के साथ काम कर रही हूँ। हंगर प्रोजेक्ट 2001 से महिला पंच सरपंचों के साथ काम कर रहा है, इनके सशक्तिकरण के लिए काम कर रहा है, इनकी क्षमतावर्धन के लिए काम कर रहा है। और आपको पता ही होगा कि 2015 में फिर से पंचायत चुनाव आने वाले हैं और जो 73rd अमेंडमेंट हुआ था उसके बाद ये चौथी पीढ़ी है जो चुनाव के लिए जा रही है। 2008 में वसुंधरा सरकार जी के माध्यम से ही महिलाओं को 33% जो 73rd अमेंडमेंट के तहत दिया गया था वो आरक्षण 50% महिलाओं को दिया गया। उसमें महिलाओं की भागीदारी इस पंचायत में, इस चुनाव प्रणाली में काफ़ी बढ़ाई और उससे महिलाएं काफ़ी आगे आई। 55% जो 50% आरक्षण था उसके स्थान पर महिलाएं 55% जीत के आई। तो ये सबसे बड़ी इसमें हमारा एक उपलब्धि थी और हम इसी उपलब्धि को आगे कायम रखना चाहते हैं। और इन सभी पंचायत चुनाव के मुद्दों को देखते हुए हमने 2 दिवसीय संगोष्ठी यहाँ आयोजित करी है, जिसमें विभिन्न जिलों से महिला जनप्रतिनिधियों ने यहाँ भाग लिया है और कुछ हमारी जो सिविल सोसाइटी संस्थाएं हैं उनने यहाँ भाग लिया। केंद्रीय कर्मचारी महासंघ नई दिल्ली के आह्वान पर जयपुर के तमाम केंद्र सरकार के कार्यालयों के कर्मचारियों ने आज उद्योग मैदान में धरना दिया। केंद्रीय कर्मचारी एवं श्रमिक समन्वय समिति की जयपुर इकाई के अध्यक्ष BM सुंडा एवं संयोजक राजेंद्र मीना के नेतृत्व में बैठे कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही मांग की कि पेंशनर्स एवं GDS सहित सभी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को 1 जनवरी 2014 से मूल वेतन में समायोजित किया जाए। इसके अलावा अनुकंपा आधार पर नियुक्तियों में 5% की सीमा को समाप्त करने, पेंशनर्स एवं GDS सहित सभी कर्मचारियों को अंतरिम राहत स्वीकृत करने, 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी 2014 से लागू करने, नई पेंशन नीति को तुरंत समाप्त कर सभी को वैधानिक पेंशन योजना में रखने, दैनिक वेतन भोगी कर्मियों एवं ठेका कर्मियों को नियमित करने व वेतन में संशोधन की मांग की गई है। साथ ही खाली पदों को तुरंत भरने व आवश्यकता अनुसार नए पद सृजित करने, सरकारी कार्यों का ठेकाकरण एवं निजीकरण बंद करने, सभी को बिना किसी सीमा के उत्पादकता आधारित बोनस देने, ओवर टाइम भत्ते एवं रात्रि सेवा भत्ते की दरों में संशोधन व ग्रामीण डाक सेवक को भी 7वें वेतन आयोग की परिधि में लाने की मांग पूरी करने का आग्रह किया गया है। केंद्रीय कर्मचारी कामगार समन्वय समिति आसाम केंद्रीय
धरना आज दिया जाएगा। देश भर में 11 मांगों के अंदर छठे मतलब 7वें वेतन आयोग 2014 से लागू करना, DA को जो है मर्ज करना और अंतरिम राहत देना, और इसके साथ में बोनस की सीलिंग जो है 3500 रुपये से बढ़ाई जाए और उत्पादकता के आधार पर जो है सभी को जो है बोनस दिया जाए। इसके अलावा 5% जो ग्राउंड पर भर्तियाँ की जाती हैं उसको हटाया जाए, नाइट ड्यूटी अलाउंस और जो और कई दरों में जो संशोधन किया जाए और 7वें वेतन आयोग को 1/2014 से लागू किया जाए। ये मुख्य मांगें आज का ये धरना केंद्रीय कर्मचारी एवं श्रमिक समन्वय समिति नई दिल्ली के आह्वान पे है। ये पूरे देश के कोने कोने में हो रहा है, स्टेट कैपिटल्स में हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो रहा है। उसी क्रम में ये हमारा आज जयपुर में धरना है। इसमें केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों के जो पदाधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए हैं। इससे हमारी जो 11 सूत्री मांगों को अगर केंद्र सरकार ने अगर नहीं माना तो हम आगे भविष्य में हड़ताल की रणनीति बनाएंगे और आगे अगर जरूरत पड़ी तो हम हड़ताल भी करेंगे। विद्युत निगमों में कार्यरत कनिष्ठ अभियंताओं ने अपनी मांगों को लेकर आज उद्योग मैदान में प्रदर्शन किया। पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष राम कुमार सिंह राठौर ने बताया कि अभियंता कई समस्याओं से ग्रसित है, जिससे उनके मनोबल में कुछ कमी आई है। इससे उनमें हताशा का माहौल बना हुआ है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए आज धरने पर बैठे हैं और जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तो आगे की रणनीति बनाई जाएगी। ये पावर इंजीनियर एसोसिएशन ऑफ राजस्थान का है। ये जो कनिष्ठ अभियंता है उनकी ज्वलंत समस्याएं हैं जो पिछले लंबे समय से लंबित है, उनके लिए बार बार हमने एडमिनिस्ट्रेशन ज्ञापन दिए थे, परंतु हठधर्मिता ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन बात नहीं करना चाहता। जो हमारी प्रमुख मांगे थी वो ये थी कि विद्युत कंपनी में वर्तमान स्थिति ये है कि 20 साल से डिग्री होल्डर कनिष्ठ अभियंताओं को प्रमोशन नहीं होता, डिप्लोमा होल्डर तो यहाँ तक स्थिति आ गई है को बिना एक भी पदोन्नति के रिटायर कर। इसके बावजूद विद्युत प्रशासन इस हठधर्मिता पर अड़ा हुआ है कि पिछले 1994 से लगा के रखे और 2014 तक कभी डायरेक्ट भर्ती नहीं, उस भर्ती को अब एक मुश्त भरना चाहते हैं। हम ये कहते हैं एक बार ये रिलैक्सेशन देते हुए हम जो इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं उन पदों को डिपार्टमेंट में कार्यरत अनुभवित कनिष्ठ अभियंताओं से भर दीजिए, उसके बाद करते रहेंगे। परंतु हठधर्मिता ये है कि आज हमने 5 तारीख को ज्ञापन दिया था, जिसमें 19 तारीख आज के बाद। जयपुर नगर निगम में भ्रष्टाचार की शिकायत मेयर द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करने के बाद पीएमओ कार्यालय में हरकत में आया है। इस मामले की जांच के लिए आज दिल्ली से पीएमओ कार्यालय के अधिकारी मेयर ज्योति खंडेलवाल के घर पहुंचे। इन अधिकारियों ने शिकायत से जुड़े तमाम दस्तावेजों की प्रतियां मेयर से ली और रवाना हो गए। इसके बाद मेयर ने एक प्रेस वार्ता कर तत्कालीन सीईओ एलसी असवाल के खिलाफ एसीबी में चल रही जांच के मामले में जांच अधिकारी के ढीले रवैये को लेकर नाराजगी जाहिर की। साथ ही उन्होंने असवाल के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की। प्रधानमंत्री जी से मैं 5 अगस्त को मिली थी और माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं जो नगर निगम में ईएसआई पीएफ का घोटाला चल रहा है, जहां निगम पेमेंट भी कर रहा है कॉन्ट्रैक्टर को और उसके बावजूद जो है कर्मचारियों को ईएसआई पीएफ की सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा, उसकी पूरी जानकारी उनको दी थी। उसी लेटर के रेफरेंस में वहाँ से एक टीम का एक सेंट्रल टीम का गठन हुआ है जो कि इस मामले की जांच करेगी और ईएसआई की विजिलेंस टीम जो है वो आज आई थी, जिसमें 4 जनों की ये टीम थी और इस टीम में जो है जो उप निदेशक हैं सतर्कता के नई दिल्ली के जो कर्मचारी बीमा मुख्यालय के डीपी शर्मा जी वो थे, जो सुशील सचदेवा जी थे, मुकुल वत्स जी थे और एमएम गुप्ता जी थे। और उन्होंने जो जानकारी मुझसे चाही उस संदर्भ में जो डॉक्यूमेंट्स और चाहे थे, जो डॉक्यूमेंट्स की उनको और आवश्यकता थी, वो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मुझसे मांगे और वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मैंने उनको दिए हैं। निश्चित रूप से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगी कि जो शिकायत मैंने उन तक पहुँचाई उस शिकायत पर जो है उन्होंने विजिलेंस टीम करवाई, जांच बिठा करके इस पर कार्रवाई शुरू हुई और मुझे पूरा विश्वास है कि इस जांच के होने से निश्चित रूप से जो कर्मचारी ईएसआई पीएफ की सुविधाओं से जो वंचित थे वो उन सुविधाओं
का लाभ जो है वो उन तक पहुंच सकेगा। मैंने शिकायत यहाँ राज्य सरकार तक भी पहुंचाई थी, लेकिन यहाँ पर जो है कुछ कार्रवाई उस संदर्भ में नहीं हुई थी, ना कोई डायरेक्शंस नगर निगम के अधिकारियों को दिए गए थे। लेकिन वहाँ से इस टीम का गठन होना निश्चित रूप से इस जांच प्रक्रिया में एक बहुत बड़ी बात कहूँगी कि कहीं ना कहीं कर्मचारियों के हितों के बारे में सोचा जा करके उनको लाभ पहुँचाने का प्रयास किया गया। हर साल एसएमएस अस्पताल में हर वर्ष आयोजित होने वाले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला व्याख्यान कार्यक्रम के अंतर्गत इस बार कॉलेज सभागार में डॉक्टर जीएस भट्टाचार्य का व्याख्यान हुआ। किफायती मेडिकल केयर विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में भट्टाचार्य ने कैंसर रोग के उपचार को किफायती बनाने के लिए अपने अनुभव शेयर किए। कार्यक्रम के संयोजक कैंसर मेडिकल विभाग के एचओडी डॉक्टर हेमंत मल्होत्रा ने बताया कि डॉक्टर भट्टाचार्य ने कैंसर की चिकित्सा को सुगम बनाने के लिए काफ़ी काम किया है। उधर ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर जीएस भट्टाचार्य ने बताया कि देश में कैंसर के रोगियों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। ऐसे में कैंसर के सभी रोगियों का उपचार एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में एक तो कैंसर रोग पर लगाम लगाने के जन जागरूकता पैदा करना और सस्ती दवाओं के जरिए उपचार करना दो ही रास्ते हैं। डॉक्टर भट्टाचार्य ने बताया कि उन्होंने कुछ दवाएं इजाद की है जिससे उपचार को सस्ता किया जा सकता है। देखिए, कैंसर का जो बीमारी है ये आज के दिन में भारत में बढ़ रहा है और बढ़ के आज जो हम लोग बोलते हैं साल में 16 लाख नया मरीज भारतवर्ष में बढ़ रहा है। और एक किसी भी समय में अगर हम लोग देखेंगे तो आपके आसपास में 30 लाख पेशेंट रहेंगे भारतवर्ष में। इनको इलाज करना हम लोगों के लिए एक भारी समस्या है। क्यों? इसमें खर्चा बहुत है। अब इसको कैसे खर्चे कम किया जाए, इसके दो रास्ते भारत सरकार के पास है। एक रास्ता है लोगों को बताना कैंसर कैसे होता है, उसको रोक करने का। तो कैंसर का सबसे कॉमन कारण जो है जिससे कैंसर होता है वो एक है लाइफस्टाइल। और लाइफस्टाइल बोलने की है जैसे हम लोग अपना ज़िंदगी गुजारते हैं। ज़िंदगी गुजारने में कुछ चीज़ें जो कैंसर को बढ़ाता है वो एक है तम्बाकू। आप सिगरेट पियो, तम्बाकू खाओ, उससे बढ़ता है। एक्सरसाइज मत करो, मोटापा, हार्मोन्स अननेसेसरी यूज़ करना, ये सब अगर 100 कैंसर के मरीज़ हम लोग देखते हैं, 65 कैंसर मरीज़ों का इन कारणों से होता है। अगर इसको हम लोग रोध कर सकते हैं तो हम लोग कैंसर का इफेक्ट कमा सकते हैं। और अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। Now greet your near and dear in a new way. Greet them through www.cityonline.com. Whether it is birthday, anniversary, winning or any other occasion, share it with all. Share it with City Online. नमस्ते, मैं हूँ दिशा बाकानी। सिटी ऑनलाइन के सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। सिटी ऑनलाइन चैनल के दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हैं और आप इस चैनल को देखते रहें और हमें भी देखते रहें उस पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिंदी दिवस भी आज़ादी के बाद बने नए पर्वों में से एक है। आज़ादी के बाद स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और हिंदी दिवस जैसे नए त्योहारों की मनाए जाने की शुरुआत हुई। हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस दौरान विभिन्न संस्थानों में हिंदी सप्ताह का भी आगाज होता है। सुबोध कॉलेज में भी शुक्रवार को हिंदी दिवस समारोह को लेकर एक व्याख्यान कार्यक्रम आयोजित हुआ।
इस कार्यक्रम में कॉलेज के छात्र, शिक्षक और कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर के.बी. शर्मा मौजूद थे। वहीं कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हिंदी के जाने माने विद्वान प्रोफेसर सुरेंद्र उपाध्याय मुख्य वक्ता थे। उपाध्याय ने कहा कि हिंदी के महत्व को कोई नकार नहीं सकता। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिंदी में संबोधन देकर विदेशों में राष्ट्रभाषा का मान बढ़ाने की भी सराहना की। देखिए, हिंदी को शुरू से ही कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अगर हमने संविधान में संशोधन नहीं किया होता तो आज हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा के रूप में सर्व स्वीकृत होती। अभी कल परसों जो हमारे गृह मंत्री हैं उन्होंने एक सर्कुलर निकाला तो दक्षिण ने उसका विरोध कर दिया। दक्षिण विरोध कर दिया उसका। हमने स्वयं ही ऐसे बीज बोए। सही बात तो ये है कि एक बार जब तुर्की स्वतंत्र हुआ और मुस्तफ़ा कमाल पाशा उसके जब उनका नेतृत्व हुआ तो उन्होंने एक बैठक बुलाई सबकी और कहा कि ये बताइए कि इस देश की भाषा क्या होनी चाहिए। किसी ने कहा अरबी हो, किसी ने कहा उर्दू हो, किसी ने फारसी हो। उन्होंने कहा ऐसा क्यों है भाई? कहने लगे साहब तुर्की भाषा को अभी राजभाषा होने के लिए, राष्ट्रभाषा होने के लिए समय लगेगा। तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने पूछा कि कितना समय लगेगा? कहने लगे साहब 15 साल लगेंगे। तो कमाल पाशा ने कहा कि 15 साल आज खत्म हो गए, आज से तुर्की भाषा राष्ट्र की भाषा हो गई। तो ये जो बात है, आप निर्णय अगर लें पूरे कन्विक्शन के साथ, पूरी अवधारणा के साथ और पूरे आत्मविश्वास के साथ, तो वो जो आत्मविश्वास हिला है शुरू में, उसके कारण ये स्थिति हुई है। दूसरी बात आपने कही कि हम ये 14 सितंबर को ये हिंदी दिवस मनाते हैं। 3 दिन से चल रहे माता लीलावंती के 44वें वार्षिक महोत्सव में दिनों दिन अमरापुरा के स्वामी भगत प्रकाश महाराज और प्रेम प्रकाश भजन मंडली ने सत्संग और प्रवचन किए। स्वामी जी ने पल्लव पाकर महोत्सव का समापन किया। इस मौके पर हजारों भक्तों ने पंगत प्रसादी ग्रहण की। 44वां वर्षीय महोत्सव बहुत ही धूमधाम और उमंग और उल्लास से मनाया जा रहा है। यहाँ देश विदेश से कई प्रेमी भी आए हैं। ये 17 सितंबर से शुरू होकर 19 सितंबर को शाम को 8:30 बजे स्वामी भगत प्रकाश जी महाराज के द्वारा पल्लव पाकर समाप्त होगा। बहुत धूमधाम और उल्लास के साथ हम ये आयोजन कर रहे हैं। इसमें सुबह शाम भजन, कीर्तन और भगत प्रकाश जी महाराज के प्रवचन भी हो रहे हैं। हम यहाँ माता लीलावंती साहब का 44वां वर्षीय उत्सव मना रहे हैं। यह 17 सितंबर से शुरू हुआ और कल 19 सितंबर को शाम को 8:30 बजे पल्लव के साथ समाप्त होगा। देश विदेश से आए हुए प्रेमी यहाँ संत महात्माओं द्वारा आयोजन जो हो रहा है, सब प्रवचन हो रहे हैं, उनका आनंद ले रहे हैं। हम कृतार्थ हो रहे हैं। श्री श्याम भजन संध्या परिवार सेवा समिति के तत्वाधान में श्याम प्रभु का 3 दिवसीय 22वां वार्षिकोत्सव कलश यात्रा से शुरू हुआ। पहले दिन विशाल कलश यात्रा निकाली गई। 20 व 21 सितंबर को अखंड भजन संध्या का भव्य आयोजन शास्त्रीनगर स्थित खंडेलवाल कॉलेज में होगा। समिति संरक्षक राम बाबू झालानी ने बताया कि समिति के शुक्रवार शाम 4 बजे पीतल फैक्ट्री स्थित श्री राधा दामोदर मंदिर से विशाल कलश यात्रा रवाना हुई। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं सिर पर मंगल कलश धारण कर शामिल हुई। इस मौके पर अनेक संत महंतों ने मुख्य रथ में विराजमान श्याम प्रभु की आरती उतारकर रवाना किया। हाथी, घोड़े और बैंड बाजे का भव्य लवाजमा भी कलश यात्रा के साथ रहा। कलश यात्रा पीतल फैक्ट्री स्थित राधा दामोदर जी मंदिर से रवाना होकर पानी की टंकी, कांवटिया सर्किल होते हुए खंडेलवाल कॉलेज पहुंची। यात्रा मार्ग में जगह जगह पुष्प वर्षा व आरती उतारकर कलश यात्रा का स्वागत किया गया। श्री श्याम महाकुंभ में पहले दिन कलश यात्रा के बाद 20 व 21 सितंबर को श्याम प्रभु का अखंड गुणगान होगा। इसमें अहमदाबाद के सुप्रसिद्ध भजन गायक नंदू जी, मुंबई के सरदार लखबीर सिंह लखा, कोलकाता के संजय मित्तल, रवि बेरीवाल व राजू मेहरा, मुंबई के मनोज मिश्रा, राजू खंडेलवाल, दिल्ली के शीतल पांडे,
ग्वालियर के मनोज शर्मा सहित जयपुर के रमेश चौधरी, गोविंद शर्मा, मामराज अग्रवाल, सुनील शर्मा, अमित नामा व अविनाश शर्मा श्याम बाबा के दरबार में भजनों से हाजिरी लगाएंगे। शाम महाकुंभ के आयोजन स्थल खंडेलवाल कॉलेज में श्याम प्रभु का मनोहारी दरबार सजाया जाएगा। इसमें विभिन्न प्रकार के फूलों से श्याम बाबा का मनोहारी श्रृंगार किया जाएगा। भजन संध्या के लिए विशेष पंडाल भी बनाया जाएगा। मुंबई के फनकार रत्नाकर त्रिपाठी ने बांसुरी पर सुरों का सम्मोहन बिखे इल्म दोस्त श्रोताओं को अपना मुरीद बना लिया। जवाहर कला केंद्र के रंगायन सभागार में गुरुवार को गुरुवारीय संगीत संध्या के तहत सजी महफिल में इस कलाकार ने शास्त्रीय राग मधुवंती, मिश्र, पहाड़ी, लोक धुन एवं लोकप्रिय भजन की उम्दा प्रस्तुति देकर श्रोताओं को आह्लादित कर दिया। देश दुनिया के मशहूर बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरासिया के शिष्य रत्नाकर त्रिपाठी ने कार्यक्रम का प्रारंभ तोड़ी थाट की प्रचलित राग मधुवंती से किया। उन्होंने इस राग में मध्यलय 3 ताल में निबद्ध धुन से किया। याल अंग के इस राग की चपल प्रकृति के कारण श्रृंगार रस के ओत-प्रोत इस रचना से कलाकार ने अपनी कला दक्षता का परिचय दिया। कार्यक्रम की अगली कड़ी में उन्होंने मिश्र पहाड़ी में लोक धुन की सुरीली प्रस्तुति दी। इसके बाद इस फनकार ने पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जैसे लोकप्रिय भजन की सलोनी धुन पेश कर दानिशमंद श्रोताओं को संगीत के तिलिस्म में बांध लिया। तबले पर वरिष्ठ कलाकार निसार खान ने प्रभावी संगत कर कार्यक्रम की आबोताब बढ़ा दी। गुरुद्वारा श्री गुरु नानक सिख सभा की ओर से गुरुद्वारा हीरा की मोरी में 3 दिवसीय महान गुरुमत समागम का शुभारंभ शुक्रवार को हुआ। समागम में देश के विभिन्न प्रांतों के उच्च कोटि के रागी जत्थे व सिख पंथ के जत्थेदार शामिल हुए। अकाल तख्त साहब अमृतसर के जत्थेदार ज्ञानी गुरु बचन सिंह के सानिध्य में समागम का आयोजन किया। गुरु ग्रंथ साहब के अखंड पाठ की समाप्ति के बाद समागम शुरू हुआ। 20 सितंबर को सुबह 10 बजे अमृत संचार यानी सिख पंथ की दीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए दरबार साहिब अमृतसर से विशेष रूप से 5 प्यारे आएंगे। इन्हीं 5 प्यारों द्वारा अमृतपान करवाया जाएगा। समागम के 5 सत्रों में गुरु का अटूट लंगर बताया जा रहा है। समागम के लिए विशेष रूप से ऐसी पांडल की व्यवस्था की गई है। इसमें 15,000 श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था है। पुलिस आयुक्तालय द्वारा राज्य स्तरीय अंतर रेंज पुलिस एथलेटिक्स, क्रॉस कंट्री, तैराकी खेलकूद प्रतियोगिताएं आगामी 10 से 12 अक्टूबर तक सवाई मानसिंह स्टेडियम एवं राजस्थान पुलिस अकादमी में आयोजित की जाएगी। पुलिस आयुक्त जंगा श्रीनिवास राव ने बताया कि पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता में राजस्थान की समस्त रेंजों की टीमें शामिल होंगी। प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह 10 अक्टूबर को मार्च पास्ट तथा शपथ ग्रहण समारोह के साथ होगा। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। घर में घुसकर बदमाशों ने मारपीट कर की लूटपाट। राजधानी के वैशाली नगर इलाके में सुबह 4 बजे हुई घटना। पंचायती राज में चुनाव प्रक्रिया में सुधार को लेकर हुई राज्य स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन। प्रदेश भर से जनप्रतिनिधियों ने शिरकत की। और उद्योग मैदान में विभिन्न संगठनों ने दिया धरना, अपनी मांगों को लेकर की नारेबाजी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ शहर की हर खबर सिटी ऐप पर। नमस्कार। Now greet your near and dear in a new way. Greet them through www.cityonline.com. Whether it is birthday, anniversary, winning or any other occasion, share it with all. Share it with City Online. नमस्ते, मैं हूँ दिशा बाकानी। सिटी ऑनलाइन के सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। सिटी ऑनलाइन चैनल के दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हैं और आप इस चैनल को देखते रहें और हमें भी देखते रहें उस पर।